बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शहजाद फ्रॉम आदम जी कोचिंग सेंटर। दिस इज सर इब्तिसाम। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस होगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो वर्ड है, न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि जिसका मतलब है सेंटर ऑफ एन एटम। जैसे आपको पता है कि हमने पिछली क्लासेस में कैथोड रेस पढ़ा जिससे हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, एनोड रेस पढ़ा जिससे हमने प्रोटॉन डिस्कवर किया, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी पढ़ा और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही हमने न्यूट्रॉन भी डिस्कवर किया। तो इन तमाम चीज़ों के बाद रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट हैं जो कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, क्या बताने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, मतलब एटम के अंदर इनकी पोजीशंस कहाँ होती हैं, ये रहते कहाँ हैं एटम के अंदर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके लिए वो क्या करते हैं, एक गोल्ड फॉइल लेते हैं। गोल्ड फॉइल का मतलब होता है शीट। ऊपर वाली डायग्राम में देखें, डायग्राम ए के अंदर बीच में एक गोल्ड फॉइल लगा हुआ है, शीट लगी है, पत्ती सी शीट लगी है, बहुत थिन शीट होती है, 0.0000004 सेंटीमीटर। जबकि इसकी सराउंडिंग में देखें फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है और इस स्क्रीन के पीछे डिटेक्टर भी लगे हुए हैं जो कि इस डायग्राम में फ़िलहाल नहीं लिखे गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर आएँ जहाँ लेड शीट आपको नज़र आ रही है। लेड शीट जो है वो एक्चुअली लेड क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जो हम पिछली क्लास में भी बता चुके हैं, और उस लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया है जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेस इमिट कर रहे होते हैं। तो उसकी जो अल्फ़ा रेस की जो डायरेक्शन है वो हम किस जानिब कर देते हैं, गोल्ड फॉइल की जानिब कर देते हैं। जब गोल्ड फॉइल से ये अल्फ़ा रेस टकराती हैं, अच्छा अल्फ़ा रेस क्या होती हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये अल्फ़ा रेस इस गोल्ड फॉइल से टकराती हैं तो आप देखें डायग्राम के अंदर रेड कलर से शो किया गया, ऊपर वाली डायग्राम की को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। गोल्ड फॉइल से जब अल्फ़ा रेस टकराएं तो उसमें से रेस कुछ पास हो गई और कुछ टकरा के वापस आ रही हैं और कुछ लार्ज एंगल बना रही हैं। तो नीचे ज़रा डायग्राम में अगर हम देखें, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है उसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे। अगर हम अपना नाखून देखें छोटा सा बिल्कुल बारीक सा, तो उसमें भी हज़ारों एटम्स होंगे, मिलियंस एटम्स होंगे। तो नीचे जो डायग्राम है उसके अंदर एक मखसूस कुछ एटम्स के डायग्राम बना दी गई हैं और बीच में डॉट लगा दिए गए, वो ज़ाहिर है क्या है, न्यूक्लियस है। तो जब ये लेफ़्ट साइड से अगर आप शुरू करें तो अल्फ़ा रेस इन एटम से टकरा रही हैं, गोल्ड के एटम से टकरा रही हैं। जब ये गोल्ड के एटम से टकराती हैं तो होता क्या है कि कुछ रेस सीधी स्ट्रेट ट्रैवल कर गई। आप अपने राइट साइड पर देखें, आपको रेस बिल्कुल सीधी आती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ रेस जो हैं वो एंगल बना रही हैं, मतलब वो टकराने के बाद एंगल बना रही हैं, और कुछ रेस जो हैं टकरा कर वापस जा रही हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से फोर्ड जो है क्या कंक्लूजन निकालते हैं, जब ये हम डिस्कस करते हैं। एक और डायग्राम में देखें, ये एटम्स हैं सेंटर में सारे, और एटम के न्यूक्लियस रेड से शो किया गया और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी सराउंडिंग में। तो जैसे ही अल्फ़ा रेज इन एटम से टकरा रही हैं तो कुछ रेज तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ रेज जो हैं वो टकरा कर एंगल बना रही हैं, लार्ज एंगल बना रही हैं। वो कुछ रेज देखें जब टकराई तो वापस आ रही हैं। उसमें से एक रे देखें नीचे स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है नीचे, तो दो रेस की निशानदेही कि एक टकरा के वापस तो आ रही है, मगर एक जो टकराई है वो वापस बाउंस बैक हुई, सीधी वापस जा रही है 90 डिग्री के एंगल से। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसको अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं,
तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जब इन अल्फ़ा रेस को कोल्ड फाइल से टकराया गया, जहाँ पर सिल्वर शीट भी यूज़ की जा सकती है, तो मेजॉरिटी ऑफ देम कंटिन्यू देयर स्ट्रेट पाथ, मतलब ज़्यादातर मोस्टली क्या कर गई, सीधी स्ट्रेट ट्रेवल कर गई, और कुछ जो हैं वो क्या बना रही हैं, लार्ज एंगल बना गई। और नीचे वाले पैराग्राफ में देखें क्या बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगा कि एक रे जो है 2000 में से एक रे हर 2000 में से, सॉरी 2000 नहीं 20,000, हर 20,000 में से एक रे क्या करती है, वापस बाउंस बैक होती है 90 डिग्री के एंगल के साथ। और इसमें देखें थिकनेस भी लिखी हुई है 0.00004 सेंटीमीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद तीन चीज़ें हमें पता लगी कि कुछ स्ट्रेट ट्रैवल कर गई, कुछ लार्ज एंगल बना रही हैं, और एक रे जो है वो बाउंस बैक हो गई 90 डिग्री के एंगल के साथ। वापस चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स हैं, वो जो डिफ्लेक्शन आ रही है टकरा के इधर उधर जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस का, और वो एटम का सेंटर है। ठीक है, क्योंकि अल्फा रेस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब अल्फा रेस, पॉजिटिव रेस एक पॉजिटिव प्रोटॉन से टकराएंगी तो जाहिर है वो डिफ्लेक्ट होंगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि सारा का सारा मास जो है एटम का वो उसके सेंटर में होता है। पूरा का पूरा मास किसका, एटम का कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है। इसके अलावा ऑल द पार्टिकल, चौथा पॉइंट देखें, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द एटम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे पार्टिकल सारे जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, उसके सेंटर में होते हैं, सिवाय किसके, इलेक्ट्रॉन के, जो कि न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है एम्प्टी स्पेस में। जैसे पहले पॉइंट में कहा कि सीधी स्ट्रेट ट्रेवल कर गई, वहाँ खाली जगह थी, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इसके अलावा ये भी पता लगा कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। इसके अलावा रदरफोर्ड क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, ताकि वो स्टेबलाइज रहे, स्टेबल रहे और उसको न्यूक्लियस से टकराने भी नहीं देता। ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये सारे कंक्लूजन के पॉइंट्स निकाले गए। अब जब एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो वो एक्सपेरिमेंट अप्रूव कैसे होता है, उसको दूसरे साइंटिस्टों तक पहुंचाया जाता है और वही एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट उसको करते हैं। अगर वो सही साबित हो जाता है वो अप्रूव हो जाता है। फिर दूसरे साइंटिस्ट उस पर मज़ीद काम करते हैं, उस काम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो अगर कोई साइंटिस्ट उसमें नई चेंज लेकर आ जाए, उसमें कोई और चेंज लेकर आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पुराने साइंटिस्ट, जो पहले वाला साइंटिस्ट था, उसने कुछ गलत काम किया था, बल्कि आने वाले साइंटिस्ट हैं उसमें बेहतरी लेकर आए हैं, वो एक नई बात बता रहे। तो जब मज़ीद तहकीक होती है और आगे चलते हैं तो इसमें कुछ डिफेक्ट नज़र आता। जैसे मिसाल के तौर पे पहला डिफेक्ट क्या नज़र आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन मुसलसल अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता रहता है। तो आप खुद सोचें कि अगर कोई भी चीज़ मुसलसल अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करती रहेगी तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज़ करेगी। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी क्या करेगा, उसको लूज़ कर देनी चाहिए, तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। मगर बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने बताया कि ये
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम का हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें जब स्पेक्ट्रम बनता है तो कलर्स आपस में मिक्स हो गए होते हैं, उनके दरमियान कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में कलर्स वाज़े तौर पे सेपरेट होते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एनर्जी को लूज़ करता है तो वो न्यूक्लियस के करीब आता चला जाता है, क्योंकि याद रखें बच्चों, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। पहले शेल की एनर्जी कम होती है, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, तीसरे शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा एनर्जी कम होती जाएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये हमने पहले क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है कि एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन जम कर जाता है ऊपर वाले शेल में, जब एनर्जी वापस आता है तो एनर्जी को लूज़ कर देता है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को लूज़ कर दे तो इसका मतलब है उसको तो न्यूक्लियस के करीब आ जाना चाहिए और न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए, मगर असल में ऐसा नहीं होता। तो ये दो डिफेक्ट कब सामने आते हैं, ये दो डिफेक्ट जब सामने आते हैं जब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नील बोहर एटॉमिक मॉडल का, जो बोहर हैं साइंटिस्ट, उन्होंने इसके हवाले से मज़ीद काम किया और इसको मज़ीद एडवांस किया। तो उन्होंने रदरफोर्ड के अंदर ये दो वीक पॉइंट बताए। अच्छा, ये टॉपिक अहम भी एग्ज़ाम में और इंशाल्लाह आएगा भी, और आपको ये याद कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आज हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोहर थ्योरी का होगा और उसकी अहम डेरिवेशंस होंगी जो एग्ज़ाम में आती भी है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।